नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समर्पण एजुकेशन हम जेदारण। इस जो संस्थान है, इस संस्थान के अंदर हम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे आरपीएससी द्वारा आयोजित हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित हो, उनके बारे में हम जितनी आपको सुविधाएं दे सकते हैं उतने देने का प्रयत्न करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो राजस्थान के अंदर अध्यापक जो तृतीय श्रेणी की जो वैकेंसी निकली है, उसमें जो मेंस की जो रणनीति है आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है रीट मुख्य परीक्षा 2025। इसको 2025 इस वजह से लिखा गया है कि इसके फॉर्म है नवंबर दिसंबर में अनुमानित बताए जा रहे हैं कि उस समय आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके जो एग्जाम की डेट भी आपके आई हुई है, जनवरी 2026 के अंदर इसका एग्जाम है। आज का जो विषय है उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि परीक्षा कब हो सकती है, इसकी जो डेट भी आई हुई है अपने पास में। फिर देखेंगे पद है, पद कितने हो सकते हैं, और जो अपना सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के टाइम अपनी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, यानी कितने सेव स्कोर है उसके पार हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो सिलेबस है, कौन कौन से आपके पास में ऑथेंटिक बुकें होनी चाहिए, आपका सिलेबस किस प्रकार का होना चाहिए, किस टॉपिक पर आपकी कमजोरी है, किस पर पकड़ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में दाम कौन सा होना चाहिए। दाम का मतलब है कि आपका अंतिम उद्देश्य कहाँ तक होना चाहिए, क्या कोचिंग से सिलेक्शन हो सकता है या फिर सेल्फ से हो सकता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो मेरा परिचय है, मैं राहुल सरगा हूँ मेरा नाम, और मैं अध्यापक तृतीय श्रेणी में लगा हुआ हूँ। 2022 वाली जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर लगा हुआ। मैंने जो भी परीक्षा में अध्ययन की गई सामग्री है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में अन्य चीजें भी बताऊंगा कि किस प्रकार कोई विद्यार्थी है कम समय में सिलेक्शन ले सकता है, और किस प्रकार विद्यार्थी है कम समय में कम जो मटेरियल है उसमें अधिक चीज़ों को पढ़ सकता है। तो आज का अपना ये उद्देश्य रहेगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन किस विद्यार्थी को हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, अरस्तु के समय की है, जो यूनान के दार्शनिक हैं उनके समय की है। कि एक विद्यार्थी है जो बड़ा जिज्ञासु होता है, आपके जैसे ही जिज्ञासु विद्यार्थी है, उसको किसी भी चीज सीखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन उसने कोई भी चीज है खुद से आधी पढ़ी रखी है। उसके बाद में जो अन्य विद्यार्थी उसके साथ वाले जो किसी गुरु के पास में जाते हैं, उनके जो शिक्षक हैं उनके पास में जाते हैं और उनके पास में जाकर वो पढ़ते हैं, तो ये पूछता है कि जो गुरुजी हैं उनको जाके पूछता है कि आपके पास में जो भी विद्यार्थी आते हैं वो सफल क्यों होते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे सफलता का रहस्य बता दो, यानी मुझे वो मूल चीज बता दो जिसकी वजह से कोई आदमी सफल होता है। तो जो गुरुजी है वो कहते हैं कि आप कल 10 बजे नदी के पास में आना। तो विद्यार्थी कहता है कि मुझे तो सफलता का रहस्य जानना है, तो मैं तो आ जाऊंगा कल 10 बजे। तो जब ये आते हैं तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी बताइए, पहले तो आप बताइए कि आपकी फीस कितनी होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि दूसरे विद्यार्थियों के लिए जो मेरी फीस है वो 4,000 रुपये है, लेकिन मैं तेरे लिए 6,000 रुपये लगूंगा। अब विद्यार्थी बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि गुरुजी आप तो दूसरे विद्यार्थियों से 4,000 ले रहे हो, मेरे से 6,000 ले रहे हो, इसका मतलब मेरे साथ में अन्याय कर रहे हो। मैं तो आपसे सफलता का रहस्य पूछ रहा हूँ, आप तो मुझे इतना अधिक पेमेंट बता रहे हो। तब गुरुजी ने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा 2,000 लग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा 2,000 किस चीज के लग रहे हैं, आपका जो पुराना ज्ञान है उसको मिटाने का कार्य करूंगा पहले। तो आपको देखा होगा कि जो कोरा कागज है या कोरी स्लेट है, एक छोटा बच्चा होता है कोरी स्लेट के समान होता है, उसके ऊपर कोई भी चित्र को उकेरा जाए तो कितना साफ उकेरता है। तो वो गुरुजी कहते हैं कि तेरे जो पुराना ज्ञान है उसको समाप्त करके मैं नए ज्ञान की तरह, यानी तुझे प्रत्येक चीज आसानी से बताऊंगा। तो ये चीज उसको समझ में आ जाती है कि हाँ गुरुजी सही बात है। फिर ये कहता है कि अब तो आप मुझे सफलता का रहस्य बता ही दो। तो जब वो सफलता का रहस्य बताने के लिए कहते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो नदी है, इस नदी की धारा में आपको उतरना है। उतरने के बाद में इसकी गहराई मापनी है कि ये नदी कितनी गहरी। जैसे ही वो विद्यार्थी है उस नदी के अंदर उतरता है, अब जैसे ही उस नदी के अंदर उतरता है तो उतरने के बाद में क्या होता है कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की गर्दन वो पीछे से गुरुजी आते हैं और उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डाल देते हैं। अब जैसे ही गर्दन पानी के अंदर डाली, अब डालते ही क्या हुआ उसके अंदर कि जो विद्यार्थी है छटपटाने लग गया, इधर उधर हाथ पैर मारने लग गया, वो डरने लग गया कि गुरुजी तो मुझे सफलता का रहस्य बता रहे और इधर मुझे मारने लग गए। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, गुरुजी उसको छोड़ते हैं, बाहर आता है। तो बाहर आते ही गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं तो आपके पास में सफलता का रहस्य जानने आया था, यहाँ पे आप तो मुझे मार देते। तब गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे एक चीज की शिक्षा देना चाहता था कि जब तेरा मुंह पानी के अंदर था तो तुझे क्या दिख रहा था। तो वो विद्यार्थी कहता है कि जब मेरा मुंह पानी के अंदर था तो मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि मैं कितने जल्दी मैं इससे बाहर निकल सकूं और निकल के जल्दी से जल्दी सांस ले सकूं। तब गुरुजी ने कहा कि अब तू जिंदगी में कभी भी नहीं अटकेगा, यानी जब आपके पास में एक लक्ष्य होता है तो आप उस चीज को आराम से पास कर सकते हो।
उसी तरह कहा भी जाता है कि एक कोई व्यक्ति है, दो नावों के अंदर सवार नहीं हो सकता, एक ही नाव उसको पकड़नी पड़ेगी। तो आपका अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो रीट की वैकेंसी आई है उसके अंदर आपकी एक सीट कंफर्म होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम पूरा पूरा जानेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे उसका जो सिलेबस है किस प्रकार का हो सकता है, आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, और उसके बाद में हम देखेंगे। अब देखिए, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहला उद्देश्य ये रहता है कि हम समाज सेवा के नाम पे पढ़ाई करेंगे, या फिर मेरा अन्य उद्देश्य हो सकता है मेरी पारिवारिक जो दृष्टि है उसको सुधारने के लिए, या पारिवारिक जो सम्मान है, सामाजिक सम्मान है, उसको सुधारने के लिए मैं नौकरी करना चाहूंगा। जब हम राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार जो विद्यार्थी है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है तो उसके किस प्रकार का जो लेवल होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर आपको शिक्षक बनना है तो उसके 3 श्रेणियां होती है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? सबसे पहले आते हैं वे शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 को पढ़ाते हैं, यानी फर्स्ट लेवल पे वो आ जाएंगे, यानी जो पहले से 8वीं तक को पढ़ाते हैं। उसके बाद में दूसरे शिक्षक वे आएंगे जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं, और उसके बाद वे सबसे ऊपर लेवल पर आएंगे 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले। इनको कहा जाता है शिक्षक अध्यापक कहा जाता है। इनके बाद में जो होते हैं इनको कहते हैं वरिष्ठ अध्यापक, और उसके बाद में होते हैं व्याख्याता जिनको लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। ये 3 तरह की श्रेणियां बनाई जाती हैं। उन श्रेणियों के अंदर आप देखोगे कि जो 3rd ग्रेड है यानी अध्यापक तृतीय श्रेणी है उसके अंदर कक्षा 1 से 8 तक जो शिक्षक होते हैं उनकी 2 श्रेणियां होती है। इसके अंदर 2 श्रेणियां कौन सी है? पहली होती है लेवल 1 और अपने पास में दूसरी हो जाएगी लेवल 2। यानी अपने पास में 2 श्रेणियां हैं, पहली है लेवल 1 और दूसरी है लेवल 2। लेवल 1 की तैयारी करने के लिए आपको बीएसटीसी होनी चाहिए आपके, और उसके बाद में है कि L2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में बीए बीएड होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अध्यापक तृतीय श्रेणी है उसकी जो सैलरी है वो कितना होता है, उसका वेतन है किस प्रकार होता है, उसके अंदर अपने को कौन कौन सी चीजें मिलती है, कौन से परिलाभ है वो अपने को मिलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जब राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक की बात करते हैं तो आपको जब भी आपकी नौकरी लगेगी तो आपको 2 साल का परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। उस पीरियड के अंदर क्या होगा कि आपकी जितनी सेवा है उसको जांची जाएगी, यानी आपका सेवा का समय किस प्रकार का है, आपकी सेवा के प्रति संतुष्टि किस प्रकार की, वो सभी जांची जाएंगी। उसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, आपकी सैलरी किस प्रकार होगी। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी प्रोबेशन काल में वो होगी 23,700 रुपये पर आपको फिक्स किया जाएगा। उसमें से कुछ कटौतियां होती है। पहली कटौती होती है RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी राज्य सरकार द्वारा आपकी जो स्वास्थ्य सेवा है उसके ऊपर खर्च किया जाता है, 658 रुपये की कटौती होती है। दूसरी एक कटौती होती है जिसको कहते हैं GPF, ये 1100 रुपये की कटौती होती है। ये दोनों कटने के बाद में जो आपका नेट पे है वो 21,942 रुपये आपके अकाउंट के अंदर जमा होते हैं। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और 2 साल के जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में आपके स्थायीकरण के आदेश जारी होते हैं जिसको फिक्सेशन कहते हैं। स्थायीकरण के जो आदेश जारी हो जाते हैं उसके बाद में आपका जो पेमेंट है उसको फिक्स किया जाता है। तो आपको 33,800 रुपये पर फिक्स किया जाता है, जिसके ऊपर आपको एक DA मिलता है, दूसरा HRA होता है। अब ये DA और HRA क्या होता है? जिस प्रकार जो अपनी महंगाई है वो बढ़ रही है उस हिसाब से जो अपने भत्ते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो महंगाई के हिसाब से जो भत्ते बढ़ते हैं उनको कहते हैं DA। और ये वर्तमान में जितनी आपकी बेसिक है उसका 55% होता है, और जब आप इसका 55% निकालोगे तो आपके पास में आते हैं 18,590 रुपये। उसके बाद में आपको 10% दिया जाता है जो घर का किराया है यानी हाउस रेंट दिया जाता है आपको। जब ये 10% निकाला जाता है तो ये 3,380 रुपये के रूप में आता है, यानी जो आपकी ग्रोस पेमेंट है वो 55,770 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि प्रोबेशन के अंदर भी कुछ कटौतियां होती हैं और प्रोबेशन के बाद में भी होती है। प्रोबेशन के समय RGHS 600 डाउन करता है और उसके बाद में भी 658 रुपये की कटौती होती है। ये कटौती होने के बाद में 2 और कटौती होती है। पहली होती है SI की यानी स्टेट इंश्योरेंस की, ये अपना इंश्योरेंस है उसका होते हैं 2200 रुपये की कटौती होती है। ये आपकी स्लैब के हिसाब से बढ़ता रहता है। फिर GPF है उसकी कटौती होती है 2100 रुपये की। यानी जब ये दोनों कटौतियां हो जाती है, कटौतियां होने के बाद में अपने जो अकाउंट के अंदर पेमेंट आता है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास आते हैं, और इस पेमेंट में व्यक्ति अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। उसको जितने भी संसाधन चाहिए होते हैं संसाधन आराम से ले सकता है। ये चीजें बताने का उद्देश्य ये ताकि आपको जो चीज है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकते हैं। और देखिए जो अपना ग्रेड 3rd है उसके अंदर जो अपना ग्रेड पे होता है वो 3600 रुपये के आसपास ग्रेड पे होता है। और जो अपना लेवल होता है तो अपना लेवल होता है 10। लेवल 10 पर अपने को फिक्स किया जाता है। जो नौकरियां होती है उसमें वेतन की श्रृंखला के हिसाब से श्रेणियां बनाई जाती है।
और जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी जो श्रेणी है L10 होती है, उसके बाद में 11 पर आ जाती है जो सेकेंड ग्रेड टीचर है, और 12 के अंदर आ जाते हैं जो लेक्चरर है। ये 3 तरह की श्रेणियां हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आती है। ये जानने के बाद में हम जान लेते हैं कि हमने कोई परीक्षा की तैयारी करी है तो अपना सेफ स्कोर किस प्रकार रहेगा, यानी जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो 2023 के अंतर्गत जो मेंस का एग्जाम हुआ उसकी जो अंतिम कट ऑफ है, 2 तरह की कट ऑफ निकलती है। पहले 2 गुना की निकलती है, 2 गुना के बाद में अपने जो लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होता है उसकी कट ऑफ निकलती है। तो 2 गुना के बाद में जो 1 गुना की कट ऑफ होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस कट ऑफ में आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, तो जो इसमें आरक्षण होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसके हिसाब से ये बनाई गई है। पहले हम देखेंगे जो जनरल कैटेगरी है उसका सेफ स्कोर किस प्रकार रहता है। तो जनरल कैटेगरी है उसका सेफ स्कोर होता है 194 के आसपास रहा था 2023 के अंतर्गत, यानी आपके 194 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट है। और इसके हिसाब से अलग कैटेगरियां हैं जो उनके 5-10 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ थी वो 187 के आसपास गई थी। इसके अंदर मेल और फीमेल में कुछ फर्क नहीं रहा था, इन दोनों की सेम रही थी, यानी 187 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लायक हो। उसके बाद में देखिए जो एससी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ गई थी 172 नंबर के आसपास गई थी, यानी जो अपने 300 नंबर का पेपर होता है उसमें से आपके 172 नंबर आ रहे हैं तो आप उसके सिलेक्शन के लायक हो। उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ गई थी 155 नंबर के आसपास गई थी। ये कुछ श्रेणियां बनाई गई है जिनकी कट ऑफ है। अब अन्य श्रेणियां भी है, जैसे देख लीजिए एमबीसी श्रेणी, इस श्रेणी की कट ऑफ गई थी अपने 184 नंबर के आसपास गई थी। यानी ये कट ऑफ बताने का उद्देश्य ये है कि आप जान सको कि जो 300 नंबर का मेरे पेपर हो रहा है उसमें से पिछली बार कितनी कट ऑफ गई है, और पिछली कट ऑफ को देखकर आप नया क्या सीख सकते हो। यानी पिछला सेफ स्कोर ये रहा तो अगले आने वाली जो है वैकेंसी है उसके अंदर कितना हो सकता है, तो ये जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें काफी विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ विद्यार्थी है जो रह गए हैं। तो अपने को हार नहीं माननी, हार इसलिए नहीं माननी है कि कोई भी चीज है जिंदगी अपने को 2 बार मौके देती है। तो मान लीजिए आपके पिछले एग्जाम के अंदर कुछ नंबरों से आप रह गए हो तो उसकी सुधार आप अब कर सकते हो, यानी आपके पास सुधार का एक अच्छा मौका है। तो हमेशा असफल कौन होता है? असफल वही होता है जिसने कोई ना कोई प्रयत्न किया है। अब जिसने कोई प्रयत्न नहीं किया है उसके लिए तो क्या सफल होने के हम उद्देश्य बना सके या राय रख सके। देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में हम देखेंगे जो परीक्षा है उसकी किस प्रकार की जो समय रेखा होती है, उसमें किस प्रकार का जो सिलेबस रहता है। तो पिछली बार जो मेंस का पेपर हुआ था उस मेंस के पेपर के अंतर्गत जो सिलेबस जारी हुआ था उस सिलेबस को देखते हुए हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और इसकी जो रणनीति है किस प्रकार रहनी चाहिए। तो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपके जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में 300 नंबर का जो पेपर हुआ था उसके हम देखेंगे कि उसकी समय सीमा कितनी है, आपको आंसर कितने लिखने हैं। तो देखिए ये पूरी सारणी है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ली गई थी। इसमें जो टोटल परीक्षा हुई थी वो अब हम जान लेते हैं कि जो रीट मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस किस प्रकार का है, उसमें जो प्रश्न आए थे वो किस प्रकार के थे। तो पिछली बार जो पेपर कराया गया था वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा करवाया गया था। उसके अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों की वैकेंसी निकाली गई थी और परीक्षा का आयोजन भी करवाया गया था। तो देखिए जो अपनी मेंस की परीक्षा है वो आपके 300 अंकों की परीक्षा होती है, उसमें से हमने कट ऑफ देख ली थी कि पिछली बार कट ऑफ किस प्रकार गई थी। इसके लिए आपको एक मार्क बेस्ड यानी जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का आपके पास में समय है। उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने हैं, आंसर भी देने हैं। देखिए इस परीक्षा के अंतर्गत 150 प्रश्न आएंगे, यानी परीक्षा टोटल कितने अंकों की है? 300 अंकों की। और इसमें से सवाल कितने आएंगे? 150 सवाल, यानी प्रत्येक सवाल आपके पास में कितने अंक का, तो हम बता सकते हैं कि प्रत्येक सवाल अपने पास में 2 अंक का है। और इसके बाद में देखिए काफी सारे विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे प्री के अंदर तो जो नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी उसके बारे में कंफ्यूजन था। तो आपके देखिए विद्यार्थियों, प्री के अंतर्गत कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मेंस में आपके नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप किसी सवाल को गलत करते हो तो आपके अंक काटे जाएंगे। वो किस प्रकार काटे जाएंगे इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए अंकों का 1/3 काटा जाएगा। यानी आपने जितने अंक अर्जित किए हैं, मान लीजिए आपका कोई भी एक सवाल गलत होता है तो जो 2 नंबर आते थे उसके 1/3 आपके गलत काटे जाएंगे, यानी आए हुए अंकों में से काटे जाएंगे। और उसके बाद में है
यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर होना है। यानी आपने ओमार के अंतर्गत जो 5 गोले होते हैं, अभी 5 गोले का सिस्टम किया गया है, उसके अंतर्गत मान लीजिए इन 5 गोलों में से आप गलत उत्तर देते हो, गलत गोला भरते हो तो भी आपका अंक काटा जाएगा, एक से ज्यादा गोले भरते हो तो भी काटा जाएगा, उस गोले के अंतर्गत आप ऐसे क्रॉस का निशान या राइट का निशान लगाते हो तो भी काटा जाएगा। ये कुछ जो सावधानियां हैं आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे तो हो नहीं, अब किसी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सामने ऐसी समस्याएं बहुत बड़ी आएगी, और ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं और बाद में इनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये हमने देख लिया है कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार होगा और कितने अंकों का पूछा जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत अपने को सबसे पहले तो सिलेबस याद हो जाना चाहिए। जब भी कभी आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपकी टेबल के सामने सिलेबस चिपका हुआ हो जाना चाहिए, क्योंकि फायदा ये होगा जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाना है और उसको रास्ते का पता ही नहीं है तो वो किस प्रकार जाएगा। तो इसलिए अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है मुझे ज्यादा पढ़ना है, कौन सा मेरे कमजोर है, कौन सा है जो मेरे लिए हार्ड है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, प्री के अंतर्गत तो अपने 5 जो टॉपिक थे यानी 5 पार्ट थे प्री के अंतर्गत, लेवल 1 के अंतर्गत, L2 के अंतर्गत 4 थे। अब देखिए ये जो 5 पार्ट थे इसके अंदर हमने देखा था, पहले में थी साइकोलॉजी, दूसरे के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट थी जिसके किसी के हिंदी थी, और मान लीजिए सेकंड के अंतर्गत अपने इंग्लिश थी। तो ये 3 तो लैंग्वेज और साइकोलॉजी के हो गए। उसके बाद में एक आती थी ईवीएस और एक आती थी अपने मैथ। ये तो आपके प्री का जो सिलेबस था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे प्री का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्री के अंतर्गत जो चीजें पढ़ी थी वो आपके मेंस में काम आएगी। मान लीजिए आपने साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसके अंतर्गत वो आपके मेंस में काम आएगी जरूरी। और जो हिंदी, तो अब हम राजस्थान का जो रीट का एग्जाम है उसके अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। आपको नॉर्मली ये तो सबको पता ही है कि जो मुख्य परीक्षा है वो कितने अंकों की है, 300 अंकों की। 300 अंकों की जो परीक्षा है उसमें पिछली बार कट ऑफ गई थी 195 के आसपास, यानी 300 में से आपके 195 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। अब देखिए, जो 300 नंबर की जो परीक्षा हो रही है उसके अंतर्गत प्रश्न कितने पूछे जाते हैं तो बताएंगे 150 प्रश्न। यानी 150 नंबर के लिए जो 150 नंबर के प्रश्न है उनके लिए 300 अंकों की परीक्षा हो रही है, तो प्रत्येक अंक अपने पास में कितने अंकों का हो जाएगा, 2 अंकों का। अब देखिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन करवाती है कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजन करवाया जाता है। जो L1 और L2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी करवाता है, उसकी जो एग्जाम है उसकी तैयारी करवाता है। अब देखिए, इसमें जो परीक्षा है वो कितने अंकों की होगी तो हम बताएंगे इसके अंतर्गत 300 अंकों की हमारी परीक्षा होगी, और इसके लिए जो अपना पेपर होगा वो ओमार बेस होगा, यानी आपको गोले भरने हैं, उसके अंतर्गत ही आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए जो एग्जाम है उसमें समय कितना है तो हम बताएंगे, इसमें 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा, यानी अपने पास में 2.5 घंटे का समय है। उसके अंतर्गत अपने को प्रश्न है उसको समझना है, आंसर भी देने हैं। अभी हमने बताया था कि आपकी प्रश्न कितने आएंगे तो 150 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक अंक 2 अंकों का है, यानी टोटल 300 अंकों का अपने पेपर हो जाएगा। अब देखिए, प्री के अंतर्गत भी काफी विद्यार्थी कंफ्यूजन में थे कि जो अपना पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिए प्री के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन मेंस के अंतर्गत आपको ये सावधानी रखनी है कि अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो उसके अंक काटे जाएंगे, यानी उत्तरों के मूल्यांकन में आपके नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब 1/3 अंक का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी हमने देखा था प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, 2 अंकों का, यानी 2 का 1/3 अपने काटे जाएंगे। यानी अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपके जितने नंबर आए थे उसमें से 2 नंबर काटे जाएंगे। ये तो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला थे जो आपको नॉर्मली पता ही है। उसके बाद में हम देखेंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें लेवल किस प्रकार का होगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा अभी जो आरपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित हुई है उसके अंतर्गत राजस्थान जीके के जो प्रश्न आए तो उनको आप किसी ऑथेंटिकेट सोर्स है उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते हो। यानी जो प्रश्नों का लेवल है पहले से काफी चेंजेस हो गया था। पहले विद्यार्थी ऐसा नॉर्मली पढ़ लेता था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जिले कितने हैं, स्थलाकृति किस प्रकार की है, तो उनसे उसका काम हो जाता था। आज का समय बदल चुका है, आपको 5 घंटे से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, आपको 10 घंटे अभी देने पड़ सकते हैं, और आपकी रणनीति सटीक होनी चाहिए, यानी आप जो भी चीज पढ़ रहे हो वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि जो अपना सिलेबस है किस प्रकार है। तो अभी हमने देखा था कि जो 300 अंकों का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो आप बताओ कि सर इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है राजस्थान जीके का। यानी जो राजस्थान का जीके है वो अपने कितने अंकों का आएगा, तो आप बताओ कि सर 180 अंकों का राजस्थान जीके आता है।
यानी सिलेक्शन के लिए अभी हमने देखा था कि कट ऑफ कितनी गई थी, 194 के आसपास जनरल कैटेगरी की। तो सोचिए कि 180 अंक है वो तो अपने राजस्थान जीके से मिल रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा वेटेज ही राजस्थान जीके का है। इसको आपको गंभीर होकर पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा होगा नॉर्मली कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, जिले हैं, उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब आपको स्पेशली उसकी तैयारी इतनी गंभीर होकर करनी है कि आप कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो भी आप उसका आंसर बता सको। तो जो 180 अंकों का जो राजस्थान जीके हो गए उसके दो पार्ट आएंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत 100 अंकों का हो जाएगा, दूसरा अपने पास में हो जाएगा 80 अंकों का, यानी 180 अंक है अपने पास में किसके, राजस्थान जीके के। अब देखिए उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सब पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है राजस्थान का भूगोल और सबसे सरल पार्ट है। इस राजस्थान के भूगोल का जो पार्ट है इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, यानी राजस्थान की स्थलाकृति किस प्रकार है, मैदान है, मरुस्थल है, उसमें प्रतिशत कितना है, जनसंख्या कितनी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। निर्माण कौन से काल में हुआ है, कौन सबसे नया है, कौन सबसे पुराना है, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार का है। दूसरा है राजस्थान का जो मानसून है उसका तंत्र भी आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी से किस प्रकार की जो मानसूनी वर्षा होती है, अरब सागर से किस प्रकार होती है, माउट किस प्रकार होता है, और माउट का प्रश्न काफी बार पूछा भी जाता है। दूसरा जलवायु, जलवायु के अंतर्गत अपने को कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तो स्पेशली याद करना ही है। उसके बाद में है राजस्थान की जो नदियां है, जिले है, बांध है। अभी के जो 2-3 सालों का प्रश्नों का ट्रेंड हुआ उसके अंतर्गत जो नदियां पूछी जाती है, पहले ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर उनका विसर्जन करती है जल का। लेकिन अभी के 1-2 साल है उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुआ, जो नदी है, नदी के सहायक नदियों के भी जो सहायक नदियां होती है यानी उनके भी पूछ लेता है। मान लीजिए जो माही नदी है उसकी सहायक नदी है, उसका भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी सहायक नदी कहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत कितना वन संपदा है, राजस्थान के कितने भौगोलिक प्रदेश है, यानी उसमें कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन्य जीव जो श्रेणी है उनके किस प्रकार की है, उनका संरक्षण किस प्रकार होता है, और राजस्थान में अभ्यारण्य है उनके निर्माण काल, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में आपको याद रखना है। फिर राजस्थान की मिट्टी है, राजस्थान की मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण अपने को याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में संरक्षण याद हो जाना चाहिए, यानी मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। अब देखिए उसके बाद में अपना एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की फसलें, यानी राजस्थान में कौन कौन सी फसलें हैं, फसलों से किस प्रकार का जो खनिज है, मान लीजिए अपने को किस प्रकार की उपज हो रही है, उससे अपने को आय किस प्रकार होगी, वो भी अपने को याद रखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत अपने को घनत्व याद रखना है, साक्षरता है, लिंगानुपात, ये 3 टॉपिक अपने मेंशन किए हुए हैं। और अभी के जो एग्जाम हुए थे उसमें लिंगानुपात का ये पूछा गया था कि जो पिछला लिंगानुपात था 2001 वाला और 21 वाला है उसका अंतर कितना था, कितना बढ़ा कितना घटा, वो भी पूछ लिया गया था। फिर है राजस्थान की जो जनजाति हैं और उनके संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र बनाए गए हैं, योजनाएं कौन कौन बनाई गई, वो भी अपने को याद रखनी है। फिर उसके बाद में राजस्थान के जो खनिज है, धात्विक खनिज कौन कौन से है, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, उनकी जो उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है। और उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, यानी कोयले, खनिज, अन्य प्रकार के जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर जो संसाधन है वो परंपरागत और अपरंपरागत के आधार पर पढ़ेंगे, यानी जो नवीनकरणीय संसाधन है उनके बारे में भी पढ़ना है अपने को और अनवीनकरणीय के बारे में भी पढ़ना है। फिर राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में याद रखना है। अभी जो बीएसटीसी का पिछली बार पेपर हुआ था जो 2025 के अंतर्गत अभी हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि राजस्थान के अंतर्गत बौद्ध सर्किट कौन सा है, तो आपको पता होना जाना चाहिए कि पर्यटन स्थल पर रहे तो सर्किट कौन सा आ सकता है। फिर उसके बाद में राजस्थान में यातायात की कौन कौन सी सुविधाएं है, साधन किस प्रकार है, वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। और देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में जो राजस्थान का भूगोल है उसमें सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले का एक ट्रेंड था कि पहले इतिहास के प्रश्न सबसे ज्यादा आते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। उसके बाद में अब सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, या तो आपकी कला संस्कृति का प्रश्न आएगा या फिर अपने सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे जो राजस्थान की कला संस्कृति के बाद में भूगोल है, भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने देख लिया था कि भूगोल है, भूगोल के कौन कौन से टॉपिक थे अपने पास में, और उसके बाद में अपने पास में दूसरा टॉपिक बचता है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत है कौन कौन से हैं, जैसे इसमें देर का है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर है, बालाथल है और विराट सभ्यता, इनके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में भी अपने को पता चल जाएगा। और उसके बाद में दूसरा अपने पास में टॉपिक बचता है राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, यानी राजस्थान के लिए कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनकी जानकारी याद रखेंगे। और उसके बाद में राजस्थान के इतिहास का
सबसे बड़ा टॉपिक आता है जिसका नाम है राजस्थान के राजवंश। राजस्थान के राजवंश में आपको याद रखना पड़ेगा कि राजवंशों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किसका शासन कितने समय तक रहा था, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको याद रखने की राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, किले हैं, वो किस प्रकार हैं आपके पास में, और राजस्थान के स्मारक कौन कौन से ऐतिहासिक स्मारक है वो। और उसके बाद में है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला और लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इनके बारे में पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जाएगा। उसके बाद में अपना टॉपिक होता है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, यानी अपने को राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी अपने को जानना है। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, चाहे वो रामानंदी हो या अन्य प्रकार के कोई भी हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान के जो प्रमुख संत है, लोक देवता, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान के कौन से लोक देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, यानी कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के व्यक्तित्व हो गया, फिर राजस्थान के वस्त्र, आभूषण और राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, 1857 की जो क्रांति है इतिहास के अंतर्गत, उसके बारे में पढ़ना है। फिर राजस्थान की जो जनजाति है और किसान है, किसान आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है। और फिर अपने पास में टॉपिक बचता है राजस्थान के प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। देखिए विद्यार्थियों, ये टॉपिक जिक्र करने का मतलब है कि आपने पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं पास करी होगी या चाहे आपने कोई किसी भी पेपर दिया होगा प्री के लिए, तो आपने ये चीजें तो पढ़ी रखी होगी। उसके बाद में प्रश्न आता है राजस्थानी भाषा का। इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे और अब की बार भी पूछे गए, वो शुद्ध राजस्थानी भाषा के अंतर्गत पूछे गए थे कि राजस्थानी भाषा में कोई प्रश्न लिख देगा, फिर उसके बाद में प्रश्न पूछेगा। अब राजस्थान की कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है, राजस्थान में जो राजस्थानी कृतियां हैं, यानी जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान के जो साहित्यकार है उनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। और जो राजस्थान जीके का पहला पार्ट देखा था, उसके अंतर्गत 100 अंकों का हमने देख लिया था कि उसके अंतर्गत क्या आती है। एक तो ज्योग्राफी आती है, दूसरी अपने पास में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आता था। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है राजस्थान जीके का, उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 80 अंकों के, यानी कुल 40 प्रश्न आएंगे। वो किसके आएंगे? सेकंड पार्ट है अपने पास में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी जो आरटीई है उसके बारे में। और दूसरा है करंट अफेयर भी इसके अंतर्गत आएगा, यानी जो समसामयिक विषय है उसके बारे में आपको याद रखना है। प्रमुख खिलाड़ी है, जो प्रमुख योजना है उनके बारे में आपको याद रखना है। पहला है अपने पास में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के राज्य वृक्ष है, राज्य पशु है, उन सब के बारे में हम पढ़ना है। फिर उसके बाद में राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। अब देखिए फ्लैगशिप योजनाएं वे होती हैं जो राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए की जाती है। जैसे विद्यालय के लिए आप पढ़ रहे हो तो विद्यालय के लिए अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए दूध के लिए या अन्य प्रकार की जो योजनाएं है, राष्ट्रीय योजना, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये राजस्थान की दृष्टि से आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसकी दृष्टि से अलग होगा। देखिए फिर आगे है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, यानी कौन कौन से रिसर्च के सेंटर है उनके बारे में पढ़ना है। फिर है अपने पास में धार्मिक स्थल, जो हमने पिछले वाला टॉपिक देखा था उसके अंदर धार्मिक टॉपिक देखे थे। और इसके बाद में है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, आपको नवीनतम खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पूर्व के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लिम्बाराम है वो किससे संबंधित है, तो आप बताओगे कि तीरंदाजी से संबंधित है। उसके बाद में है राजस्थान के प्रसिद्ध नगर है, स्थल है, उनके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। राजस्थान के प्रमुख उद्योग है, अभी जो पहले एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत ये पूछा गया था कि कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है, कहाँ पर है, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि राजस्थान में जो उद्योग लगाए गए हैं उसका स्थान कौन सा है। फिर उसके बाद में है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी लोगों के कल्याण के लिए जिस प्रकार की योजनाएं चलाई गई उनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। उसके बाद में जो अगला अपना टॉपिक रहेगा, अगला जो स्लाइड है उसके अंतर्गत चलते हैं हम। इस स्लाइड में दूसरा अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 80 अंकों में से ही। राजस्थान है उसके दृष्टि से भी आपको याद रखना है और अन्य दृष्टि से भी अपने को याद रखना है कि दूसरा टॉपिक है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? पहला इसके अंतर्गत आएगा कि जो अधिगम है, अधिगम के कौन कौन से उपागम है, अधिगम किस प्रकार होता है, अधिगम में कौन कौन सी योजनाएं है या कौन कौन सी नीतियां हैं, वो आपको इस अधिगम के अंतर्गत मिलेगी। पहला है शिक्षण अधिगम के नवाचार। मान लीजिए विद्यालय के अंदर पढ़ाई के पहले ब्लैक बोर्ड होता था, आज के जमाने में जो डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो ये एक नवाचार का रूप है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार है उनके द्वारा विद्यार्थियों के लिए कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। जैसे विद्यालयों के अंतर्गत एक योजना चलती है जिसको हम कहते हैं MDM, यानी जो मिड डे मील योजना है, मध्याह्न भोजन की योजना है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है।
तो ऐसी योजनाओं के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। उसके बाद में है जो विद्यालय के अंदर एक समिति होती है जिसको कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, जो एसएमसी और एसडीएमसी के नाम से जानी जाती है। अलग अलग विद्यालयों में अलग प्रकार की होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय उनके लिए एसएमसी होती है, बाद में एसडीएमसी होती है। फिर उसके बाद में जो राजस्थान की जो शिक्षा नीति है, यानी जो भारत के अंतर्गत नई लागू हुई थी राजस्थान के संदर्भ में, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके टॉपिक को देखेंगे और इसको देखेंगे राजस्थान की दृष्टि से, यानी राजस्थान में इसके कौन कौन से पार्ट हैं वो लागू किए गए। उसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरटीई, यानी राइट टू एजुकेशन, यानी जो निःशुल्क शिक्षा है उसका टॉपिक स्टार्ट होता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये अधिनियम 2009 के अंतर्गत आया था, उसके बारे में आपको सब पता हो जाना चाहिए। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और इसको क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी इसमें। फिर उसके बाद में है राजस्थान द्वारा जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम है, उसके अंतर्गत 2011 के अंतर्गत इसको जब संशोधित किया गया था, लागू किया गया था, उस समय के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल्स होती है उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित होती है। तो उन सीटों के बारे में भी आपको पता हो जाना चाहिए कि उसका जो विधि है किस प्रकार की है, उसमें नियम कौन कौन से लागू होते हैं। उसके बाद में अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर, यानी जो राजस्थान में नवीनतम योजनाएं चलाई गई है। जैसे देखेंगे राजस्थान की समसामयिकी, जो नवीनतम घटनाएं हैं, कोई नया सम्मेलन हुआ है, कोई राजनीतिक मीटिंग हुई है या फिर राजनीतिक उथल पुथल हुई है, कोई वर्तमान पदाधिकारी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं, अभिनव का मतलब जो वर्तमान में योजनाएं चलाई गई है उसके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में अभी हमने देखा था कि जो राजस्थान जीके है उसका वेटेज कितना है, तो आप बताओगे सर 180 अंकों का राजस्थान जीके का वेटेज है। उसके बाद में जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है वो चेंज हो जाता है, राजस्थान जीके से बदल कर बाद में अपने पास में आ जाता है विद्यालय विषय का, यानी जो विद्यालय में आप किस प्रकार जो विषय पढ़ाओगे उसके जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाएगा विद्यालय विषय और इसके अंतर्गत जो 10-10 अंकों के पार्ट है उसके सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिंदी विषय। जब आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हो, चाहे साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे पर्यावरण पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तो पहला है अपने पास में हिंदी। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप बताओगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में आपको पता है कि विद्यालय के अंतर्गत हम पढ़ते थे कि जो संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कौन सी संज्ञा है, कौन कौन से सर्वनाम है, विशेषण कौन से है, क्रिया विशेषण कौन कौन से है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मुहावरे हैं, मुहावरे और लोगों के उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये राजस्थान जीके में जो आप पढ़ते हो बीएसटीसी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए, उसमें ये नॉर्मली आप हिंदी के बारे में तो पढ़ते ही हो। उसके बाद में जो अपनी लैंग्वेज स्टार्ट होती है, सेकेंड लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा है, उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है, तो आप बताओगे इसके अंतर्गत पहले आर्टिकल पूछा जाता था। आर्टिकल पिछली बार इसमें से कोई सवाल नहीं आया है और टेंस के प्रश्न पिछली बार आया था। आर्टिकल, टेंस, वॉइस, वॉइस के बाद में अपने पास में नरेशन, नरेशन के बाद में आ जाएगा अपने पास इडियम्स और फ्रेजेस। ये प्रोवर्ब्स है, फ्रेजेस है, उनके बारे में प्रश्न आता है। फ्रेजल वर्ब है, कौन कौन सी है आपके पास में। फिर है जो शब्दों के लिए एक शब्द होता है जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो आपको ये 10-10 अंकों के जो विद्यालय विषय हैं, यानी 10 तो हमने हिंदी के देख लिए हैं, 10 के बाद में अपने पास में 10 आते हैं अंग्रेजी के। अब हिंदी अंग्रेजी होने के बाद में अपने पास में तीसरा विषय आता है गणित विषय। गणित विषय में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम बताएंगे कि जो गणित विषय है उसमें नॉर्मली आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। और कौन कौन से प्रश्न है, तो आप बताओगे सर कि इसमें क्या क्या आता है। पहले आती है जो संख्या पद्धति। नॉर्मल जो टॉपिक है, आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी होगी तो उसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत आपको संख्याओं के प्रकार याद रखने हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, यानी ये टॉपिक है आपके मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद में जो गणितीय संक्रियाएं होते हैं, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये नॉर्मल चीजें आपको आ जानी चाहिए। उसके बाद में जो भिन्न है और दशमलव संख्या, उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। मान लीजिए कोई भिन्न है, उसका गुणा किस प्रकार होगा, उसका जोड़ किस प्रकार होगा, ये आपको नॉर्मली आना चाहिए। इससे ज्यादा भी कुछ आ सकता है, तो ये नॉर्मल सवाल है जो आपको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना, उसी हिसाब से ये सिलेबस सेट किया गया है। उसके बाद में अपने पास में टॉपिक बचता है जो भिन्न है। भिन्न के बाद में अपने पास में आती है अभाज्य गुणनखंड है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर अपने पास में प्रतिशत, प्रतिशत के बाद में लाभ हानि, सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स के टॉपिक है। फिर उसके बाद में ज्यामिति के अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखनी है,
रेखाएं कौन कौन सी है, रेखाओं के बाद में कौन से हैं, फिर जो समतलीय आकृतियां हैं उसका परिमाप आप किस प्रकार ज्ञात करोगे, उनका क्षेत्रफल है आप उसको किस प्रकार ज्ञात करोगे, उनके जो सूत्र है आपको याद हो जाने चाहिए। उसके बाद में जो ठोस आकृतियां है जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, उनके जो क्षेत्रफल है, शंकु है, गोले है, उनका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करोगे, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको किस प्रकार ज्ञात करोगे, ये अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। तो नॉर्मल ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें भी ये पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देख लिए जो विद्यालय विषय इसमें 30 अंकों के देख लिए। पहला 10 अंक अपने पास में हिंदी का आ गया, 10 अंक अपने पास में अंग्रेजी का है, 10 अंक अपने पास में गणित का आ गया। उसके बाद में हम अगला जो विद्यालय विषय है उसके बारे में देखेंगे। 7वें नंबर पर अपनी जो स्लाइड है वहां पर चलते हैं। देखिए जो 7वें नंबर पर जो स्लाइड है उसमें सबसे पहला है विज्ञान विषय। इस विज्ञान विषय के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो अपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की जो विज्ञान की किताब है उसी से ये टॉपिक उठाए गए हैं। पहला टॉपिक है अपने पास में अम्ल, सार और लवण। ये नॉर्मली आपको पता हो जाना चाहिए कौन सी चीज अम्लीय है, कौन सी चीज सारी है। उसके बाद में आपको क्या क्या याद हो जाना चाहिए, तो हम बताएंगे कि उसके बाद में अपने को तत्व याद हो जाना चाहिए, कौन कौन से अपने पास में तत्व है, यौगिक कौन कौन से है आपके पास में। ये अपना फुल सिलेबस है जो विज्ञान में दे रखा है, जो 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में आता है। पहला अम्ल सार वाला है, लवण का है। उसके बाद में तत्व कौन कौन से है, यौगिक कौन कौन से हैं उनके बारे में। फिर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये नॉर्मल प्रश्न आते हैं कि श्वसन में कौन सा परिवर्तन है, या फिर कोई चीज है जिसमें जंग लग रही है, लोहा है, लोहे के अंदर जंग लग रहा है तो वो कौन सा होगा। फिर ये गति यानी मोशन के कितने टाइप है या गति की अवधारणा है उसके बारे में। फिर बल है, बल के बाद में गति के जो नियम है, लाइट है, लाइट के अंतर्गत हम देखेंगे प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, अपवर्तन किस प्रकार होता है, लेंस है, लेंस के ऊपर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है या संरचनाएं किस प्रकार। फिर देखिए जब हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पार्ट है अपने पास में, कोशिका की संरचना, उसके जो कार्य है, उसके बाद में जीवों में जो श्वसन होता है, जो श्वसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में परिवहन किस प्रकार होता है, चाहे वो खाद्य चीजों का परिवहन हो, चाहे श्वास का हो, चाहे रक्त का परिवहन, तो परिवहन तंत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो जंतु है उनमें जनन भी पढ़ेंगे। यानी 10 नंबर की अपने पास में साइंस आ गई, यानी टोटल अपने पास में 40 नंबर आ गए। ये 40 अंक है जो अपने जो विद्यालय विषय हमने देखे थे, उस विद्यालय विषय में हमने देखा था कि 40 अंक तो हमने देख लिए थे। उसके बाद में 10 अंक अपने पास में बच जाते हैं सामाजिक विज्ञान के। यानी टोटल जो विद्यालय विषय है उसके प्रश्न कितने आएंगे, तो आप बताओगे 50 अंकों के विद्यालय विषय के प्रश्न आएंगे। सामाजिक अध्ययन में आपको क्या याद रखना है, राजस्थान है उसका परिचय याद रखना, जो हमने राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत भी देखा था। फिर राजस्थान में है उसके जो कौन कौन से टॉपिक है उसमें देखेंगे, मुगल साम्राज्य है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका कृषि के ऊपर या खनिजों के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद में जो अपनी पृथ्वी है उसके ऊपर किस किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, यानी जो स्थलीय आकृतियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और जो भारत है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार पाई जाती है, वन्य जीव कौन कौन से हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र स्थापित किए गए वो भी पढ़ेंगे। फिर है राजस्थान में जो कृषि है वो हमने पहले वाले टॉपिक में भी देखा था और इस वाले टॉपिक में भी अपने वापस रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद में जो भारतीय संविधान है उसके बारे में आपको नॉर्मली पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन से अनुच्छेद है, संशोधन किस प्रकार हुए थे, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। फिर है राजस्थान में जो संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से लोग गए थे, उनका योगदान किस प्रकार था उसके बारे में भी याद रखेंगे। फिर है राजस्थान में लोक प्रशासन, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किया गया था उसके अंतर्गत लोक प्रशासन के जितने क्षेत्र है, जो जो विद्या है उनके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद में जो आपके टॉपिक बचता है जो शिक्षण विद्या के अंतर्गत आता है, उस शिक्षण विद्या में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की जो शिक्षण विद्या है उसमें देखेंगे, हिंदी की जो शिक्षण विद्या है वो आपने प्री के अंतर्गत पढ़ी होगी कि जो प्री में जो टॉपिक थे सेम टू सेम वही टॉपिक अपने मेंस में रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं। पहला अपने आता है हिंदी शिक्षण की जो विधियां है, यानी कौन कौन सी आगमन विधि कौन सी है, निगमन विधि कौन सी है, बच्चे को किस प्रकार लिखना सिखाना वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। तो पहला है हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि भाषा सिखाने के 4 कौशल होते हैं, जिसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के बारे में जानते हैं। और ये चारों कौशलों के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि भाषा का कौशल किस प्रकार विकास हो सकता है। फिर हिंदी शिक्षण के कौन कौन से उपागम है आपको पता हो जाना चाहिए। और हिंदी शिक्षण में चुनौतियां कौन कौन सी है वो भी आपको पता हो जानी चाहिए। फिर है अपने पास में किसी भी विषय को जब पढ़ाते हैं तो आपको शिक्षण, हमने विद्यालय विषय के बारे में देख लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है यानी जो शिक्षण विद्या है उनके कौन कौन से पार्ट है। तो इनको 8 अंकों के बारे में इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है।
पहला है हिंदी की शिक्षण विधियां। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, हिंदी की जो शिक्षण विद्या है और अंग्रेजी की शिक्षण विद्या है, उनमें अधिकतर चीजें समान मिलेगी आपको। तो पहला है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, यानी हिंदी भाषा को सिखाना है तो किस प्रकार की विधिया प्रयोग में लाओगे। उसके बाद में कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके 4 जो कौशल होते हैं, जिसको LSRW के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी के अंदर, और हिंदी में उसको कहते हैं सुबोबली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उन कौशलों का किस प्रकार आप विकास कर सकते हो। एक छोटा बच्चा है, आप उसको स्लेट पर लिखना सिखाओगे पहले या बोलना सिखाओगे, वो आप जो शिक्षण विधि है वो आपको बताएगी। फिर उसके बाद में हिंदी भाषा के जो शिक्षण है उसके उपागम कौन कौन से हैं, और आप जब हिंदी भाषा को शिक्षण कराओगे तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएगी। देखिए, किसी बच्चे को जब आप पढ़ाते हो तो अंग्रेजी के अंदर या हिंदी के अंदर जब भी कभी पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को बी लिखने के लिए देते तो वो वापस उल्टा करके ऐसे लिखता है। तो ऐसी बहुत सारी अपने पास में समस्याएं आएगी। आप किसी भाषा को लिखवाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो तो भी समस्याएं आती है। फिर उसके बाद में जो सहायक सामग्री यानी जो टीचिंग एड्स हैं उनके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन से वो सामग्री है, आप उसका प्रयोग किस प्रकार लोगे। और शिक्षण में जो मूल्यांकन की विधिया है, चाहे वो रचनात्मक हो चाहे योगात्मक हो, उन विधियों के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। यानी आपको कहीं पे कमी नजर आए तो उस कमी को पहले पकड़ो, पकड़ने के बाद में उसका उपचार करना। तो ये यहाँ से प्रश्न तो हर बार पूछा ही जाता। और ये जो टॉपिक है ये दोनों विषय में आपके काम आ जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, सेम टू सेम आपके पास में यही रहेगा। अब जो अंग्रेजी भाषा है उसके अंतर्गत आपको 8 अंकों की शिक्षण विधि पूछी जाएगी। पहला आपके पास में टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी भाषा सिखानी है तो उसके कौन कौन से प्रिंसिपल है। चाहे आप उसको सबसे पहले लिसनिंग वाला जो प्रिंसिपल है वो लगा सकते हो, या अन्य जो भी विधियां हैं वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। दूसरे एक अपने पास में टॉपिक आता है जिसको कहते हैं CLT, यानी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसको किस प्रकार आप लागू करोगे। और उसके बाद में मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा सिखानी है तो उसमें आप कौन कौन से मेथड का यूज लोगे। उसके बाद में डिफिकल्टीज इन टीचिंग इंग्लिश, जो हमने देखा था कि हिंदी भाषा में जो चुनौती आती है वो सेम टू सेम अपने अंग्रेजी में आएगी। जो भी मैंने बताया कि बी या सी है उसको उल्टा लिखता है तो ये भी चुनौती के रूप में आएगा। फिर उसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है रोल ऑफ होम लैंग्वेज। आप एक ऐसे बच्चे को पढ़ाने जाओगे जो कक्षा 1 से 5 का है, चाहे 6 से 8 का है, तो उसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों अलग अलग होती है। तो आपका जो लेवल होगा वो आप बताओगे कि आप जो घर की भाषा है उसको आप किस प्रकार जोड़ के बच्चे को पढ़ा सकते हो, यानी स्थानीय भाषा को जोड़कर आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक बच्चा है वो एक से ज्यादा भाषाओं को अर्जित करता है। जैसे मान लीजिए उसकी जो मातृभाषा स्थानीय भाषा को पढ़ता है, स्थानीय भाषा के बाद में जब वो विद्यालय आता है तो हिंदी भाषा पढ़ ली, उसके बाद में एक अन्य विदेशी भाषा भी कोई भी पढ़ सकता है, चाहे हिंदी हो सकती है, हिंदी के बाद में चाहे अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, या कोई भी अन्य भाषा हो सकती है। फिर उसके बाद है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी जो मूल्यांकन के जो टॉपिक है यानी उसके जो विधियां उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में रिमेडियल टीचिंग, जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा था सेम टू सेम वही अपने पास में है। उसके बाद वाली जो स्लाइड है, यानी यहाँ पे हमने देखा था जो शिक्षण विधियां है दो तरह की देख ली, हिंदी और अंग्रेजी की। हिंदी अंग्रेजी की शिक्षण विधियां देखने के बाद में अपने पास में बचती है गणित की शिक्षण विधियां। जो गणित है, गणित में आप किस प्रकार की शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाओगे वो सब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है गणित विषय की शिक्षण विधियां। आप गणित विषय पढ़ाओगे तो कौन कौन से मेथड को काम में लोगे, विधियां कौन कौन से लाओगे। फिर है गणित शिक्षण के उपागम। फिर है गणित शिक्षण में आने वाली जो चुनौतियां हैं, बच्चे को जोड़ बाकी में गलतियां कर रहा है, कोई गुणा है, गुणा उसको समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को आप कैसे भी समझा रहे हो फिर भी नहीं समझ रहा, तो वो एक तरह की उसके लिए डिफिकल्टीज है। फिर उसके बाद में गणित शिक्षण में आप कौन कौन सी सहायक सामग्री को काम में लोगे। एक बच्चा है उसको आप जोड़ बाकी सिखा रहे हो तो आप किसी कंकड़ को लाके आप उसको गिना के बता सकते हो ये इतने हैं, इसमें से इतने निकालेगा कितना बचेगा। तो वो सहायक सामग्री हो जाएगी, जो चार्ट हो सकती है, मॉडल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में है गणित शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां। सभी विषयों के अंतर्गत जो मूल्यांकन विधिया आएगी वो 90% आपके सेम ही होगी। उसके बाद में है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी आप किसी विषय को पढ़ाओगे उसमें कमी कौन सी होगी, उस कमी को दूर किस प्रकार करोगे, वो आएगी निदान और उपचार में। अब देखिए अपने पास में 8 अंकों की जो शिक्षण विधियां और बचती है वो होती है एक तो विज्ञान की और दूसरी होती है अभी तक हमने देख लिया था जो शिक्षण विधियां है वो 8 अंकों की आती है, जिसमें हमने हिंदी, अंग्रेजी और गणित की शिक्षण विधियों के बारे में देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक है। तो आपको पता है कि प्रत्येक जो टॉपिक है वो 8 अंकों का आता है। तो 3 तो हमने देख लिए, अब अपने पास में एक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बचते हैं, यानी टोटल 40 अंकों की अपने पास में शिक्षण विधि आएगी। जब हम विज्ञान पढ़ाएंगे यानी जो पर्यावरण के रूप में होती है तो विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे, और विज्ञान शिक्षण के कौन कौन से उपागम है
उसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री आएगी, चाहे वो लिटमस पत्र हो या अन्य प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है, उनका उपयोग आप किस प्रकार करोगे, और विज्ञान शिक्षण में आप मूल्यांकन किस प्रकार करोगे वो भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी विद्यार्थियों में कोई कमी नजर आ रही तो उसको किस प्रकार दूर करोगे, तो वो निदान और उपचार के अंतर्गत आएगी। ये अपने 8 अंकों की जो शिक्षण विद्या है विज्ञान की कंप्लीट होगी। उसके बाद में अपने पास में सामाजिक अध्ययन। इस सामाजिक अध्ययन में कक्षा 6 से 8 तक जो पुस्तकें आती हैं उनको आपको ऑथेंटिकेट मान लेना, वहीं से प्रश्न बनते हैं। पहला है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, यानी सामाजिक अध्ययन क्या है, उसकी प्रगति किस प्रकार है, विषयों के साथ में जुड़ा किस प्रकार है, वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। फिर सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, यानी सामाजिक अध्ययन में मान लीजिए आप इतिहास पढ़ा रहे हो तो इतिहास पढ़ाने के लिए आपको कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। भूगोल पढ़ा रहे हो तो आपको पास में चार्ट होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए या ग्लोब होना चाहिए, तो ये सभी सहायक सामग्रियां हैं। फिर उसके बाद में अध्यापन संबंधी समस्याएं, आप सामाजिक अध्ययन पढ़ाओगे तो आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आएगी वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। फिर है प्रायोजना कार्य, यानी जो प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों को आप किस प्रकार दोगे, बच्चे किस प्रकार उसका मूल्यांकन करेंगे, स्वयं मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद में है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन। ये मूल्यांकन जो शब्द है बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि प्रत्येक विषय के अंदर जो मूल्यांकन शब्द आया कम से कम इसके प्रश्न आ जाते हैं, 10 अंकों के प्रश्न तो मूल्यांकन वाले टॉपिक से कवर हो जाते हैं। तो इसके बाद में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये भी जो टॉपिक है सभी शिक्षण विधियों के अंतर्गत कॉमन है, जैसे हमने देखा था विज्ञान के अंतर्गत भी है, गणित के अंतर्गत भी है, यानी जो ये टॉपिक है ये सभी विषयों के अंतर्गत कॉमन है जो शिक्षण विधि आप पढ़ोगे। इसके बाद में जो अपनी जो स्लाइड बचती है उस पर हम चलेंगे, लास्ट स्लाइड है उसके अंतर्गत है। इस स्लाइड के अंतर्गत क्या क्या आएगा तो आप बताओगे कि सर इसके अंतर्गत एक तो आएगी जो अधिगम है, अधिगम के कौन कौन सी कठिनाई आएगी और उसमें जो शिक्षण तकनीकी है वो कौन कौन सी होगी उसके बारे में भी देखेंगे। तो इससे पहले है कि जो शिक्षण विधियां हैं उसमें हम देखेंगे कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है जो आपने प्री के अंतर्गत पढ़ा होगा, जो साइकोलॉजी विषय है उसमें कौन कौन से आपके पास में टॉपिक थे, वो टॉपिक आपके मेंस में अपने काम आएंगे। इसमें हम देखेंगे ये कितने अंक का आता है तो आप बताओगे ये 20 अंक का आता है आपके। अब 20 अंक कौन कौन से टॉपिक से आते हैं तो हम लिखेंगे आगे, ये 20 अंक आपके अभी तक हमने देख लिया था कि 40 नंबर की अपने पास में शिक्षण विधियां आ रही है, 50 अंकों की अपने पास में विद्यालय विषय आ रहे हैं और 180 अंकों की अपने पास में राजस्थान जीके आ रहा है। अब अपने पास में दो छोटे से टॉपिक और बचते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है अपने पास में शैक्षिक मनोविज्ञान, जो आपने प्री में साइकोलॉजी पढ़ी होगी वही टॉपिक है आपके पास में। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान है उसके अर्थ कौन कौन से हैं, अर्थ के बाद में आपको परिभाषाएं याद करनी है, क्षेत्र कौन कौन से है, कार्य के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बाल विकास, यानी एक बच्चा है उसके विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और बच्चा विकास कर लेता है तो कौन कौन सी चीजें सीखता है वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत है आपके पास में और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, आपको इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। और फिर उसके बाद में बच्चे के विकास में जो आनुवंशिकता है यानी वंशानुक्रम और वातावरण का क्या क्या योगदान है उसके ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट डालता है। एक बच्चा है जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है लेकिन उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। फिर उसके बाद में व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के अंतर्गत आपको उसकी संकल्पना याद हो जानी चाहिए कि परिभाषा कौन कौन सी, व्यक्तित्व क्या होता है, उसके अर्थ क्या क्या होते हैं। फिर व्यक्तित्व को प्रकार, प्रकार के बाद में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद में है व्यक्तित्व का मापन आप किस प्रकार करोगे, इसके अंतर्गत जो जो विधियां है व्यक्तित्व को मापने की वो भी आपको पता हो जानी चाहिए। उसके बाद में है अपने पास में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, बुद्धि की कौन कौन सी संकल्पनाएं है, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है और बुद्धि का मापन आप किस प्रकार करोगे, इसमें आईक्यू और ईक्यू दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है अधिगम का अर्थ क्या है, यानी जो सीखना है वो किस प्रकार होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपके पास में कौन कौन से, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बच्चे की पढ़ाई को प्रभावित करते हैं या अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में है अधिगम के सिद्धांत, आप किसी चीज को पढ़ाने जाओगे तो उसके कौन कौन से सिद्धांत आपके पास में आएंगे। उसके बाद में है अपने पास में अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, यानी अधिगम की कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। फिर उसके बाद में है अधिगम, अधिगम करता है उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। आपको पता होगा कि जिस प्रकार अपने हाथ के अंदर जो पांचों अंगुलियां हैं ये एक प्रकार की नहीं होती, उसी प्रकार विद्यालय के अंदर आपके पास में जिस कक्षा के अंदर 40 बच्चे होंगे क्या वो एक प्रकार के होंगे, तो हम कहेंगे नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता की दृष्टि से अलग होता है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले
पिछड़े बच्चे, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के मामले में किसी अन्य मामले में पिछड़ जाते हैं, फिर विबंधित, फिर प्रतिभाशाली बच्चा। एक बच्चा है जो प्रतिभाशाली है, दूसरा है सृजनशील बच्चा, बालक है, फिर उसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी ऐसे बच्चे जिनको किसी न किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है। तो ये जो बच्चे हैं उनके प्रकार भी आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाने जाएंगे तो आपको बच्चों के बारे में नॉर्मली जानकारी हो जानी चाहिए कि मेरे पास में किस किस प्रकार के बच्चे आ सकते हैं, और उनको मैं पढ़ाऊंगा तो कौन कौन से साधनों को प्रयोग में लाऊंगा। फिर उसके बाद में है अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अगर मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा तो कौन कौन सी कठिनाई अपने पास में आएगी। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी रीट में सिलेक्शन देने के लिए काम आएगा, उस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा एवं अधिगम के प्रभाव। किसी व्यक्ति की सफलता में उसकी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिप्रेरणा मतलब है मोटिवेशन। कोई व्यक्ति है अपनी हालातों से सीख कर आगे बढ़ता है, कोई व्यक्ति है जो बाहरी मोटिवेशन से बढ़ता है। तो आपको मोटिवेशन के बारे में पूरा पूरा पढ़ना है, मोटिवेशन किस प्रकार का होता है उसके बारे में आपको याद रखना है कि बाहरी मोटिवेशन है या आंतरिक मोटिवेशन है, किस प्रकार व्यक्ति पर इफेक्ट डालता है। फिर उसके बाद में सबसे अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है समायोजन, यानी जो आप एडजस्टमेंट किस प्रकार करोगे। मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हो गणित के अंतर्गत, अब वो चीज पढ़ते पढ़ते वो प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा, आप तनाव के अंतर्गत आ गए, अरे मेरे तो ये सवाल ही सही नहीं हो रहा। तो आप उस समय में अपने आप को किस प्रकार समायोजित करोगे। मान लीजिए एक बच्चा है जो बार बार परीक्षा दे रहा है, परीक्षा देने के बावजूद वो फेल हो जाता है, फेल होने के बाद में वो किस प्रकार अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसे कहते हैं समायोजन। तो आपको समायोजन की संकल्पना पता होनी चाहिए। उसके बाद में समायोजन के तरीके, तरीके के बाद में समायोजन में अध्यापक की भूमिका, यानी कक्षा के अंदर एक बच्चा है जिसको तनाव हो रहा है, तो अध्यापक किस प्रकार उस तनाव को दूर कर सकता है, यानी ऐसी समस्याएं है, अध्यापक का उसमें रोल क्या है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसका नाम है सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक में से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल 5 अंकों के प्रश्न आएंगे। कौन कौन से आएंगे। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, यानी जो कंप्यूटर है या कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से आधार है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें टूल्स कौन कौन से काम में आते हैं। मान लीजिए विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो तो उसके लिए प्रोजेक्टर काम में आ रहा है, डिजिटल बोर्ड काम में आ रहा है, आपके पास में कंप्यूटर काम में आ रहा है, तो वो सभी टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में अभी पहले व्हाइट बोर्ड थे, व्हाइट बोर्ड के बाद में अपने पास में डिजिटल बोर्ड आ गया, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा नवाचार हुआ है। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, यानी जो टेक्नोलॉजी आएगी उसका समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरा का पूरा अपने 300 अंकों के बारे में हमने जिक्र किया था। नॉर्मली आपका टारगेट ये होना चाहिए, आगे जो आगामी परीक्षा हो रही है आपका टारगेट ये होना चाहिए, कम से कम मेरे जो अंक है, कम से कम मेरे पास 230 या 220 के आसपास मेरे अंक आ जाने चाहिए। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि जो अब आप कहोगे सर ये अंक तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 195 अंक के आसपास में गई थी। लेकिन देखिए उस वाली परीक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ अंकों से रह गए हैं, यानी वो बच्चे भी आपके साथ में तैयारी में जुट गए हैं। और नए बच्चे जिन्होंने डिजिटल जमाने के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की कोचिंग ज्वाइन कर रही है, अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, तो वो डालेगी इफेक्ट उस परीक्षा के ऊपर। तो अंकों का हम माने तो 220 230 आपके सेफ स्कोर रहेगा। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये पेपर की जो क्वालिटी है, यानी उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। तो ये 300 अंकों के बारे में हमने देखा। फिर है कि जब भी आप तैयारी करने बैठो तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी चीज पढ़ो, चाहे रोज का 1 पेज पढ़ो चाहे 2 पेज पढ़ो, लेकिन वो आपको इतना कंठस्थ याद हो जाना चाहिए कि उससे अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको उसको झट से उत्तर आ जाए कि हाँ ये पढ़ाया था या मैंने ये चीज याद करी थी। और फिर उसके बाद में मैं कुछ टिप्स है जो आपको देना चाहूंगा। जब भी कभी आप पढ़ने बैठो तो आपके सामने टाइम टेबल आपके पास में हो जाना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब है कि आप अपनी जो दिनचर्या है उसको निश्चित रखें कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, और अभी का जो समय है उसके हिसाब से आपको कम से कम 10 घंटे की नॉर्मल तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो इतने एडवांस हो गए, उनको जो पढ़ाई है, पढ़ाई का लेवल भी ग्रेड हो रहा, अपग्रेड हो रहा है, इस वजह से आपको पढ़ाई का समय है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है सिलेक्शन किसका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन उस विद्यार्थी का होगा जो उस चीज के ऊपर ही निर्भर है कि मेरे पास में इस पढ़ाई के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मेरे घर के हालात को चेंज करना है और मुझे एक अच्छी पोस्ट हासिल करनी है, चाहे वैकेंसी चाहे 10 की आए चाहे 1000 की आए।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको टैकल किस प्रकार करोगे, आप उस चीज को किस प्रकार पढ़ोगे, अपने आप को समायोजित किस प्रकार से करोगे। ये सभी आपको लास्ट में जो अंतिम दाम है यानी आपकी सफलता के पास में लेके जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर अपने पास में बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए सफलता के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी प्रश्नों का लेवल बढ़ा है उस लेवल के हिसाब से आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन के लिए या अन्य विषयों के लिए उसको आप ऑथेंटिकेट मानिए। उसके बाद में आप किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हो, मान लीजिए किसी भी जो गाइड आती है वो सभी को पता होती है, उसका आप सहारा ले सकते हो। और उसके बाद में है कि आप जिस भी पुस्तक को पढ़ो उसको बार बार रिवाइज करो। मान लीजिए आपके पास में पुस्तक है 200 पेजों की, उसको इतनी बार रट लीजिए कि आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए वहीं से, और वहां से कोई भी प्रश्न आ जाए वो एग्जाम में आपके गलत नहीं हो जाना चाहिए। देखिए पढ़ने के दो तरीके हैं अपने पास में, या तो आप समझ के पढ़ सकते हो, दूसरा और सबसे भारी तरीका है रटना। रटने का मतलब है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको बोल बोल के याद कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 + 8 = 16। इसमें यहाँ पे अपने को कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने को पता है कि 8 में 8 जोड़ते तो 16 आते। लेकिन अगर इसकी जगह विज्ञान का कोई ऐसा सवाल है हृदय की संरचना के बारे में, तब आप उस चीज को याद नहीं हो रही तो आप उसको रट सकते हो, और रटने से अगर नौकरी मिलती है तो रटना भी अच्छा है अपने लिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होकर इन चीजों को पढ़ोगे। और पढ़ने के साथ में मैं आपको कहूंगा कि असफलता ही है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, असफलताओं से घबराइए मत। आपको प्रत्येक जीवन के अलग अलग पड़ाव के अंदर नौकरी लग जाओगे तो भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और हमेशा जब भी कभी आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूं, मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस समय एक ही चीज याद रखिए, गिरते हैं ससवारी मैदान जंग में, गिरते हैं ससवारी मैदान जंग में, वो तिपल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी जो मैदान में उतरेगा वही जीतेगा, और जो घुटनों के बल चल रहा है जिसको डर लग रहा है कि मैं तो गिर जाऊंगा, वो आदमी क्या करेगा। इस वजह से आप ये समझ सकते हो कि अगर आप किसी मैदान के अंदर उतर गए, किसी परीक्षा की तैयारी में उतर गए, तो अगर आप अपना 100% दोगे तो माँ सरस्वती अपना ऋण अवश्य चुकाएगी, और चुकाने के साथ में आपको ब्याज भी देगी। तो धन्यवाद।